Question number 5. With what acceleration A should the box of figure descend so that the box of mass capital M exerts a force mg/4 on the floor of the box? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि इस ब्लॉक को कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ डिसेंड करें। डिसेंड मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना, ओके, या नीचे आना। तो ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सच दैट ये जो ब्लॉक है ना, ये इस बॉक्स पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाए, mg/4। ओके, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस के साथ हमें देखते ही बता देना है कि अच्छा इसका तो आंसर 3g/4 हो जाएगा। ओके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये बॉक्स है, करेक्ट, और यहां पे है बच्चों ये ब्लॉक। समझ में आ रहा है? इसे मुझे नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना है। वी कैन से कि दिस इज एक्सेलरेशन ए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि बॉक्स कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, सॉरी ब्लॉक कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है बॉक्स पे। तो दिस नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ब्लॉक को, दिस इज द ब्लॉक, करेक्ट। तो ब्लॉक ने क्या किया, एक नॉर्मल फोर्स इस पे ऐसा लगाया, नॉर्मल फोर्स एन। क्वेश्चन में कितना दिया है कि दिस नॉर्मल फोर्स इज mg/4, करेक्ट। तो क्या इसका एक रिएक्शन, अगर जो ब्लॉक ने नॉर्मल फोर्स बॉक्स पे नीचे लगाया, तो बॉक्स क्या एक नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर ऐसा लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्या मैं सही लिख रहा हूं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दीज टू फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ब्लॉक ने यदि बॉक्स पे नीचे mg/4 लगाया, तो बॉक्स क्या करेगा, ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, कितना, mg। नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। सारे फोर्सेस आ गए, दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, और इसका एक्सेलरेशन ए है नीचे की तरफ। अब आपके ऊपर है किस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हो। जनरली हम लोगों ने क्लास में क्या कन्वेंशन फॉलो किया था, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। वैसे भी कर सकते हो, अगर जो आपको एकदम हर चीज, मैं हर चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं तो आंसर तो ये सिर्फ 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस फोर्स इज पॉजिटिव, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, F = ma, किसके लिए, ब्लॉक के लिए। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू मास। अब इस एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इसको हम लोग लिखेंगे नेगेटिव। अब ये आप पॉजिटिव लिख दोगे तो आंसर गलत आएगा। ओके, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करो और उसके हिसाब से इक्वेशन लिखो। सो दिस इंप्लाइज दिस इज 3m - 3mg/4, दिस इज -ma। m से m कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन इज कितना, 3g/4। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। A block A of mass m is tied to a fixed point C on a horizontal table through a string passing through a massless pulley B। तो देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, करेक्ट। ब्लॉक को इस स्ट्रिंग के साथ बांधा है और ये स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरा एंड ब्लॉक के ऊपर है। ओके, और ये एक आइडियल पुली है। आइडियल पुली मतलब मासलेस और स्मूथ। यहाँ पे लिख भी दिया है कि पुली इज मासलेस एंड स्मूथ। अ फोर्स F इज अप्लाइड बाय द एक्सपेरिमेंटर टू द पुली। एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, एक फोर्स F यहाँ पे लगा दिया, शो दैट द पुली इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x
द ब्लॉक विल बी डिस्प्लेस्ड बाई 2x। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि पुली x डिस्टेंस से हम डिस्प्लेस करेंगे तो ब्लॉक कितना आगे जाएगा, 2x। करेक्ट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड पुली। अपने को साथ में क्या करना है, ब्लॉक और पुली का एक्सेलरेशन भी बताना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। एक तो तरीका है कि बाय विजुअल इंस्पेक्शन, ओके, क्लास में बताया मैंने, और दूसरा क्या है, टी डॉट वी लगा लो। मैं दोनों मेथड से आपको समझा देता हूँ। सपोज दिस इज द पुली, करेक्ट। अब यहाँ पे अज्यूम करो कि दिस इज द ब्लॉक। यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या किया, फिक्स कर दिया। दिस इज द ब्लॉक, ओके। अब आप खुद इमेजिन करो, मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए ड्रॉ कर देता हूँ इस डायग्राम को। देखो एग्जैक्टली एक के नीचे दूसरा ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। अब सपोज कि ये पुली आगे चला गया बाय सम डिस्टेंस x, ओके। ये जो पुली आप देख रहे हो ना, ये आगे कितना चला गया, बाय सम डिस्टेंस x। यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करो। ओके, पुली कितना आगे चला गया, कितना डिस्टेंस, x के इक्वल। ओके, अब क्या करना है हमें, अब मुझे टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कहाँ से लेके कहाँ तक है, स्ट्रिंग का लेंथ सी से लेके ए तक। दिस इज सी, और इस पॉइंट को बोल दो ए, या इसको बोल दो, क्या नाम दिया जाए, इसका नाम दे दो डी। तो सी से लेके डी तक का जो लेंथ है वो टोटल कांस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, सी से लेके डी तक का लेंथ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कांस्टेंट। तो इसको नाम दे दो अभी के लिए, लेट अस से कि दिस इज पॉइंट पी। इसको ना, ये है सी, एंड दिस इज कितना, इसको नाम दे देते हैं P1, और ये आ गया पॉइंट डी, करेक्ट। तो यहां से लेंथ कितना इंक्रीज हो गया, देखो यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना, आप पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हो, मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा। ये जो आप लेंथ देख रहे हो, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ये तो सेम है, करेक्ट। इसको नाम दे दो P। कितना यहां से एक्सटेंशन हो गया, P1, और इसको बोल सकते हो यहाँ पे Q1, और इसको बोल दो Q। तो यहां से भी x बढ़ गया, करेक्ट।
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से जो डी है, डी पॉइंट को आगे कितना जाना चाहिए, बाई सेम अमाउंट जितना वहां पे इलोंगेशन हुआ स्ट्रिंग का। तो ये हो जाएगा यहां से 2x। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर जो आप चाहो तो मैं कैलकुलेशन भी दिखा सकता हूं। ये इसको नाम दे दो D1 और इस पॉइंट को बोल दो D के इक्वल, करेक्ट। तो अगर जो मैं टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखूं पहले, ऊपर में टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखूं तो दिस इज CP प्लस QD, करेक्ट। ओके। अगर जो मान लो अब मैं सेकेंड केस में स्ट्रिंग का लेंथ लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, CP प्लस PP1 प्लस Q1Q, क्या मैं सही लिख रहा हूं, प्लस QD1। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मुझे लग रहा है CP से CP कैंसिल हो जाएगा। ओके। PP1 कितना है, x के इक्वल, तो QD माइनस QD1, या फिर यस QD1। PP1 कितना है, PP1 इज इक्वल टू x, QQ1 कितना है, दिस इज इक्वल टू x, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखो, QD ये है पूरा, Q से लेके ये है D तक, QD माइनस QD1, देखो ये है कितना QD, और ये कितना है QD1। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या यही डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा कि ये कितना आगे गया, डेल्टा x। तो दिस इंप्लाइज दिस इज डेल्टा x, कितना ये पार्टिकल आगे चला, एंड दिस इज इक्वल टू 2x। तो चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, पुली यहाँ पे है, पुली को मैं खींच के कितना आगे ले गया, पुली को मैं खींच के ले गया आगे की तरफ कितना, x। ये पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया, दिस इज P। ये जो लोअर एंड है इसका नाम दे दिया मैंने Q। ओके। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको x डिस्टेंस खींच के ले जाऊंगा तो ये पुली आगे आ गई x डिस्टेंस। ये है पॉइंट P, वहीं पे मार्क किया, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज P1, दिस इज Q1, करेक्ट। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मुझे D1 कैलकुलेट करना है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, ठीक है, इसको D ही रहने दो, इसको D1 ही रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आगे गया, D1। क्या मैं लिख सकता हूँ कि D1 इज इक्वल टू DQ, दिस इज पूरा का पूरा DQ माइनस QD1। लेंथ को टोटल सेम कर दो, जितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पहले था उतना ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुरू में रहेगा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2x, करेक्ट। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है, T.V। अब ये T.V होता क्या है, ये यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कहाँ से आता है, बस मैं इसका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कि T.X शुड बी इक्वल टू 0, करेक्ट। T.X किसके इक्वल हो जाएगा, T.X का जो समेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं, आप ऑब्जर्व करो कि इस पुली पे यहां से लग रहा है टेंशन T, और यहां से लग रहा है टेंशन T, और पुली कितना आगे गया, पुली आगे गया बाई x। ओके। अच्छा, इस ब्लॉक पे टेंशन कितना लगा, टेंशन T आगे लगा, और ये आगे गया x1, यही x1 मुझे फाइंड करना है। तो सम ऑफ T.X यदि मैं करूं
तो देखो इस टेंशन के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा, क्यों? इसके लिए माइनस टी एक्स होगा, इस टेंशन के लिए याद रखना, इस टेंशन के लिए माइनस टी एक्स, क्योंकि टेंशन पीछे है, एक्स आगे है, तो दिस इज माइनस टी एक्स। इस टेंशन के लिए फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस टेंशन के लिए क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ब्लॉक पे आगे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट? दिस इंप्लाइज माइनस टू टी एक्स प्लस टी एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी प्रूफ हो गया कि एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स। ओके, तो सिमिलरली क्या एक्सेलरेशन भी डबल होगा? अगर जो पुली का एक्सेलरेशन ए हुआ तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन टू ए होगा। समझ में आ रहा है? अब चलो फाइंड करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। यदि मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो सिंस पुली इज मासलेस, देखो ये पुली है, पुली पे एक फोर्स एफ ऐसा लगा, करेक्ट? स्ट्रिंग के अंदर आप अज्यूम करो कि स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे टेंशन क्या है? टी के इक्वल। तो यहाँ पे कितना लगेगा? यहाँ पे लगेगा टेंशन टी, यहाँ पे लगेगा टेंशन टी। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। ओके, पुली का मास जीरो है, नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द पुली इज जीरो, तो जीरो इंटू ए, दिस इंप्लाइज नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको आप नेट फोर्स लिख लेना, नहीं तो एफ से कंफ्यूज भी हो सकते हो। समझ में आ गया? दिस इंप्लाइज नेट फोर्स क्या है? एफ माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पुली। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू टू टी, या फिर आप बोल सकते हो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी एफ अपॉन टू। लॉजिक समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली ड्रॉ किया। ओके, पुली का एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, लेकिन पुली का मास जीरो है, और मास जीरो होने की वजह से नेट फोर्स ऑन द पुली जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों टेंशन मिलके फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। अब आ जाओ ब्लॉक पे। दिस इज ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास एम। यहां से लग रहा है टेंशन टी, विच इज इक्वल टू कितना? एफ बाई टू। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। और ऊपर क्या लग रहा है? एम जी नॉर्मल बैलेंस होंगे। एफ इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, so this implies this is f upon 2 समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी कितना? इज इक्वल टू एफ अपॉन टू एम। अब आ जाओ एक्सेलरेशन ऑफ पुली बताना है मुझे। तो अब ध्यान से देखना, यदि ये आगे की तरफ x गया तो ये आगे कितना जाएगा? क्या ये 2x आगे जाएगा? ओके, मैं यहां पे लिख दूं क्या ऐसे? तो यदि पुली x आगे गया तो इसे कितना आगे जाना पड़ेगा? 2x। पुली की वेलोसिटी यदि v होगी तो इसकी वेलोसिटी, पुली का एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a। तो क्या इसका एक्सेलरेशन यदि a होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा 2:1 का रहना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा? इसका मतलब इफ a इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इसका हाफ होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये यदि 2a है तो ये a, करेक्ट? एक्चुअली आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो यही रेशियो आता चला जाएगा। जैसे
dx/dt v होगा तो d of 2x/dt 2v हो जाएगा. Therefore, acceleration of pulley will be half of acceleration of block. ओके, तो क्या हो जाएगा F/4m. मैं ये लिख दूं क्या, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. आ गया समझ में. नेक्स्ट, 7th. A smooth ring A of mass m can slide on a fixed horizontal rod. ऐसे ही प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराए थे 3-4. देखो ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और जो रॉड है ना वो फिक्स्ड है और स्मूथ है. ओके, रॉड को स्मूथ नहीं दिया है, रिंग को स्मूथ दिया है. ओके, a string tied to the ring passes over a fixed pulley B and carries a block C of mass m is equal to 2m. इस ब्लॉक का मास जो देख रहा हूं ना ये कितना है, कैपिटल M. करेक्ट, दिस इज मास ऑफ ब्लॉक और ये 2m के इक्वल है और इसका मास कितना है, m के इक्वल. करेक्ट, समझ में आ रहा है ना. तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर जो कंफ्यूजन हो तो m इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ स्मॉल m क्या है, मास ऑफ स्मूथ रिंग. करेक्ट. At the instant the string makes an angle, या at the instant the string between the ring and the pulley makes an angle theta with the rod. तो बोल रहा है कि इस इंस्टेंट पे मुझे एक्सेलरेशन बताना है, आगे चल के ये बदल जाएगा. तो जब ये एंगल थीटा है तो हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट इफ द रिंग स्लाइड्स विद अ स्पीड v, यदि रिंग की स्पीड कितनी है, v के इक्वल है. ओके, तो स्पीड ऑफ जो ब्लॉक की स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ ब्लॉक इज v cos थीटा. हम लोगों को ये प्रूफ करके दिखाना है, ए पार्ट. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, टी डॉट वी. सिग्मा टी डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू 0. करेक्ट. चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक डायग्राम इधर. चलो अब ध्यान से देखना. मान लो बच्चों इस पे जो टेंशन है, रिंग पे टेंशन कैसा लगेगा, ऐसा. समझ में आ रहा है. और ब्लॉक पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ. अच्छा, इसकी वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी के लिए मैं अलग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज v और ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ v1 होगी नीचे की तरफ. करेक्ट. मैंने दो डायग्राम में अलग अलग मार्क कर दिया ताकि आपको एकदम कंफ्यूजन ही ना हो. आप चाहो तो एक ही डायग्राम में भी मार्क कर सकते हो. अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, सिग्मा टी डॉट वी निकालने जा रहे हैं. सिग्मा टी डॉट वी इस टेंशन का और इस वेलोसिटी का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा, टीवी कॉस थीटा हो जाएगा. सो दिस इज टीवी. इस टेंशन का और इस वेलोसिटी v1 का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या ये माइनस टी v1 हो जाएगा. क्यों बच्चों, क्यों माइनस होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज 0. आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर दिस इज टी v1 कॉस 180 डिग्री. यही होता है ना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए डॉट बी कॉस थीटा, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ. जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज टीवी कॉस थीटा माइनस टी v1 इज इक्वल टू 0. टेंशन और टेंशन तो चले गए.
v1 कितना आ गया, v cos थीटा। क्या यही अपने को प्रूफ करना था? यस, यही कहा था क्वेश्चन में कि शो दैट इफ द रिंग स्लाइड्स विद वेलोसिटी v, तो जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन या ब्लॉक का वेलोसिटी जो नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, v cos थीटा। B part, with what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest condition? यदि इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाए, so what will be the acceleration of ring? तो देखो, जिस तरीके से वेलोसिटी में रिलेशन आया है उसी तरीके से एक्सेलरेशन में भी रिलेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो यदि इस रिंग का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा a cos थीटा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, करेक्ट। अब ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, ये है रिंग, करेक्ट, दिस इज रिंग। अब ध्यान से देखना बच्चों, रिंग पे एक टेंशन ऐसे लगेगा, दिस इज टेंशन टी। अच्छा, रिंग पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा, mg, स्मॉल एम जी। अच्छा, यहां से जो रॉड में ये फंसा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, तो रॉड भी ये क्या करेगा, यहां से एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इसको नीचे नहीं आने देगा रॉड। रॉड क्या करेगा, यहां से एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। आप खुद इमेजिन करो कि ये किस तरीके से हुक्ड है और यहाँ पे किस तरीके से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, दिस एंगल इज थीटा। ओके, अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर लो, फोर्सेस के कंपोनेंट्स ले लो। ये अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेंशन के दो कंपोनेंट लिखने जा रहा हूँ। इस तरफ आ जाएगा टी कॉस थीटा, करेक्ट, और इस तरफ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। तो कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम यदि मैं ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टी कॉस थीटा, करेक्ट। नीचे क्या लगेगा, एम जी प्लस टी साइन थीटा। यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल। क्वेश्चन में पूछे तो आप नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस टी साइन थीटा कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। साथ में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं एक एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज एक्सेलरेशन डायग्राम। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करने जा रहा हूं। सो व्हाट इज फोर्स ऑन द रिंग, टी कॉस थीटा। वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस्ड है, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द रिंग इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब ब्लॉक, ब्लॉक का तो बहुत ही सिंपल केस है। ब्लॉक का मास कितना है बच्चों, 2m। नीचे क्या लगेगा, 2mg, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, a cos थीटा। दिस इज फोर्स डायग्राम या फिर फ्री बॉडी डायग्राम एंड दिस इज एक्सेलरेशन डायग्राम। ओके, अब आप F इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर दो। तो क्या लिखोगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिख सकते हो, F इज इक्वल टू एम में किसी भी तरीके से लिखो। अगर जो मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो दिस इज नेट फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने F इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेके मैंने लिख दिया। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू निकालनी है तो टेंशन को एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करो,
इस इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2mg cos थीटा माइनस t cos थीटा इज इक्वल टू 2ma cos स्क्वायर थीटा। इसको बोल दो इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को लिख दो। इक्वेशन 1 क्या था? t cos थीटा इज इक्वल टू ma। t cos थीटा इज इक्वल टू ma। ये कौन सा इक्वेशन था? दिस इज इक्वेशन 1। दोनों को ऐड कर दो, तो 1 + 3, तो दिस इज 2mg cos थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा? 2ma cos स्क्वायर थीटा प्लस ma। करेक्ट, m से m कैंसिल हो जाएगा हर जगह पे, तो 2g cos थीटा इज इक्वल टू a 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा कितना दिया है क्वेश्चन में? 30 डिग्री, यही दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अच्छा, ये लास्ट में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। ओके, तो a ऐसे लिख लो, a इज इक्वल टू 2g cos थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। So this is equal to 2g into √3/2। 2 इंटू 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर करके रखोगे तो प्लस 1। जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्या? क्या यूज करना है हमें? कुछ नहीं दिया है, तो अपने को 9.8 लेना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग 9.8 ही रखेंगे। तो देखो, 2 से 2 हो गया कैंसल, दिस इज √3g प्लस 6 10/4। So this is 4√3 into 9.8/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ रहा है 6.78944। अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हो? 6.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, suppose a light rope fixed at one end of a wooden clamp on the ground passes over a tree branch and hangs on the other side। देखो, एक वुडन क्लैंप है। ओके, ये ग्राउंड से, देखो ग्राउंड पे एक क्लैंप लगा है। ओके, इसको क्लैंप बोलते हैं। तो ये क्लैंप ग्राउंड के अंदर है ताकि ये बाहर ना निकल जाए, और यहां से ये ऐसे जाके ऐसे आता है। करेक्ट। अ मैन वेइंग 60 kg wants टू क्लाइंब अप द रोप। एक पर्सन है जिसका मास कितना है? 60 kg है। ओके, और ये क्या करना चाहता है? ये रोप को क्लाइंब करना चाहता है। ओके, द वुडन क्लैंप कैन कम आउट ऑफ द ग्राउंड इफ एन अपवर्ड फोर्स ग्रेटर देन 60 न्यूटन, या ग्रेटर देन 60 नहीं है, 360 है। ओके, तो अपवर्ड फोर्स यदि 360 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ये जो क्लैंप है ये निकल जाएगा बाहर। समझ में आ रही मेरी बात? फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन with which the man can climb safely। देखो,
सबसे पहले तो आप इस क्लैंप की कंडीशन समझो। क्लैंप पे यदि एक अपवर्ड फोर्स लगा दिया जाए 360 न्यूटन से ज्यादा, तो ये क्लैंप बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसा तो चाहते नहीं कि आप ऊपर की तरफ क्लाइंब करना शुरू करो और ये क्लैंप बाहर निकल जाए, करेक्ट? तो इसका मतलब इस क्लैंप पे ऊपर के डायरेक्शन में 360 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया ये कंडीशन आप लोगों को? क्लैंप जो है इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ जो स्ट्रिंग है वो 30 डिग्री के एंगल पे है। यहाँ पे वो एंगल दिख नहीं रहा अपने को 30 डिग्री, वो 30 से बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमें क्या अज्यूम करना है, वो एंगल 30 डिग्री है। तो सपोज मैं इस तरीके से ये ग्राउंड ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज अ क्लैंप, ये क्लैंप ग्राउंड में चला गया है, करेक्ट? और इस पे जो टेंशन लग रहा है ना बच्चों, वो लग रहा है ऐसे। और ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट? तो यदि मैं कंपोनेंट लिखूं इसके, तो एक कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज √3/2, तो दिस इज √3 t/2। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट विल बी टी साइन 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू t/2, करेक्ट? अब आप क्या चाहते हो कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो, इसको यदि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचोगे ना, क्लैंप को कुछ नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी। इस क्लैंप को निकालने का एक ही तरीका है। क्या है वो तरीका? कि आप इसको ऊपर डायरेक्शन में खींचो। कितने से? 360 न्यूटन से। समझ में आ गया? देयर फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t/2 इज इक्वल टू कितना? 360 न्यूटन, करेक्ट? तो अब हम मैक्सिमम पे ही काम करेंगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब मैक्सिमम टेंशन। ये गलत लिख दिया क्या? 360 न्यूटन। तो 360 का डबल कितना हो जाएगा? 720। तो दिस इज 720 न्यूटन। समझ में आ गया? अगर जो कोई दिक्कत हो ना, तो आप एक और भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे पहले, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ताकि आपको क्लैंप दिख जाए जब बाद में आप फिर से प्रैक्टिस करो। ये समझ में आ गया? तो मैक्सिमम टेंशन इन द रोप आ गया। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर आप कमियां निकालोगे तो बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। जैसे ये जो ब्रांच है, ब्रांच भी तो कुछ फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि एक तरफ से रोप ऐसे जा रहा है और दूसरी तरफ से रोप ऐसे आ रहा है, और ये जो ब्रांच है ना, वो फ्रिक्शनलेस तो है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है क्या? ओके, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एट द ट्री ब्रांच। ओके, ठीक है। ट्री ब्रांच में ऐसा दिया हुआ है। अगर जो मान लो ये ब्रांच का क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, एक तरफ स्ट्रिंग ऐसे है, दूसरी तरफ स्ट्रिंग ऐसे है, तो अगर जो ये रफ होता तो दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट आ जाता। ओके, आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, कि अगर जो फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है ना, तो ये रोप अपने आप यहाँ नहीं रुकेगी। रोप अपने आप खुद सोचो ना, स्लाइड करके इधर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा दिमाग लगाओगे। सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रॉड। अब एक तरीका ये हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, ताकि वो स्लाइड नहीं करे, तो उसके लिए रोप को कुछ ऐसा होना पड़ेगा, करेक्ट? नहीं तो ये जो रोप है ना, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये रोप लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यदि ये ब्रांच ऐसा रहता और ये स्ट्रिंग इधर से जाके ऐसे पास हो रहा है, तब ये स्लाइड नहीं करता, नहीं तो अब ये स्लाइड भी कर जाएगा।
तो इस ब्रांच का कुछ पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को हम नेग्लेक्ट करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि ये पर्सन यहीं पे है, करेक्ट, ये स्लाइड करके इस तरफ नहीं आ रहा है। इतना सोचोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो या फिर कुछ गड़बड़ हो। ओके, तो यहाँ पे टेंशन पता चल गया हमें, दिस इज टेंशन। अब यदि मैं इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज द रोप। ओके, अब मैं इस पर्सन का यहां से लेके यहां तक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या दिखेगा? इस पर्सन पे रोप क्या कर रहा है, रोप को भी मैंने एज अ सिस्टम लेके ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इसके हाथों पे टेंशन ऊपर लगेगा। एक्चुअली होगा क्या ना, ये जो पर्सन है ये रोप को नीचे खींचता है और रोप इसके ऊपर फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से लग गया बच्चों टेंशन टी, दैट इज 720 न्यूटन। नीचे क्या लगेगा? mg। अब क्वेश्चन में जी क्या दे रखा है, 10 दिया है क्या? यस। तो यहाँ पे इस पे लग जाएगा नीचे की तरफ mg। mg 60 kg का पर्सन है तो नीचे लगेगा 600 न्यूटन। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, बच्चे इस चीज को एकदम करेक्टली परसीव नहीं कर पाते हैं कि होगा क्या ना, कि ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा है, ये रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं। अगर जो हमें ऊपर क्लाइंब करना है ना, तो हम लोग रोप को अपनी तरफ खींचते हैं और रोप हमारे ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने क्या किया, टेंशन इसके ऊपर दिखा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। रोप इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, पर्सन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो फिर आप बोलोगे कि सर वो फ्री बॉडी डायग्राम में आपने नीचे की तरफ 720 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैं रोप को और पर्सन को एज अ सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, हाथों पे वो दिखेगा। हाथों पे पर्सन ने नीचे फोर्स लगाया और रोप ने ऊपर लगाया। तो मैं तो रोप को एज अ सिस्टम मान के यहां से लेके, देखो रोप बहुत दूर तक गया होगा, तो मैं इसको एज अ सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इतने सिस्टम को। तो इस सिस्टम पे यहां से देखो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन टी। समझ पा रहे हो मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ? मैं पर्सन प्लस कुछ पार्ट ऑफ रोप का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। मैं यहां से लेके यहां तक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो रोप ने, मैं यहां से ऐसे दिखा दूं क्या कि दिस इज, ये वाला दिस इज द पार्ट ऑफ रोप। रोप नीचे ऐसे लूज हो गया है और इस रोप पे मैं यहां से टेंशन दिखा रहा हूं, दिस इज टेंशन ऑन द रोप। क्योंकि इस लोअर पार्ट को, लोअर पार्ट ऑफ द रोप को अपर पार्ट खींचेगा कितने टेंशन से? 720 न्यूटन से। तो ये याद रखिएगा कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, लॉजिक समझ में आ गया? अगर जो आप ये चाहते कि सर नहीं, मुझे सिर्फ बच्चे का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये है वो बच्चा। ये भी ड्रॉ कर सकते हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए। ओके, इसके हाथों पे लगेगा टेंशन टी ऊपर, करेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर इसके हाथों पे टेंशन टी ऊपर लगा तो इसका रिएक्शन कहाँ आएगा? तो देखो दिस इज द रोप, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन आएगा नीचे की तरफ। मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। इसके हाथों पे लगा टेंशन टी ऊपर, तो ये जो आप रोप देख रहे हो ना, जहां पे इसने रोप को पकड़ा होगा, ये क्या करेगा, उस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा टेंशन टी से। तो दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर। बच्चे ने क्या किया, रोप पे टेंशन टी नीचे लगाया, तो रोप ने क्या किया, इसके हाथों पे टेंशन टी ऊपर लगाया। अब बाकी यहाँ पे आप चाहो तो एमजी दिखा सकते हो। समझ में आ गया? तो दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए
कुछ पार्ट ऑफ रोप और कुछ पार्ट ऑफ मैन को लेके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आंसर निकालना बहुत ही आसान है, F इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर दो। व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज 720 माइनस 600, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 120। दिस इंप्लाइज acceleration will be equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम एक बार खुद से भी आप सोचना कि कैसे ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, कहाँ एक्शन आ रहा है, कहाँ कहाँ पे कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ओके।